मानव रहित फाटक सप्ताह अभी रेलवे के द्वारा मनाया जा रहा है। इस संबंध में हमारे साथ हैं डीआरएम श्री चंद्रमोहन जिंदल जी। ये जो सप्ताह मनाया जा रहा है, इसमें क्या एक्टिविटी आपके मंडल के स्तर पर हो रही है? ये अंतर्राष्ट्रीय मानव रहित दिवस है। इसकी वजह ये है कि पूरे दुनिया में यहाँ भी मानव रहित संपार पर सब जगह पर दुर्घटनाएं हो रही हैं। सैकड़ों लोग हर साल मृत्यु हो रही है। तो इसको जागरूकता करने के लिए, ताकि कोई मानव रहित पर कोई दुर्घटनाएं ना हो, इसके उद्देश्य से आज सब जगह पर लोगों पर गुड़गुड़ी के साथ, नुक्कड़ नाटक के साथ हर एक लेवल क्रॉस पर रोकते हैं, उनको पैम्फलेट्स देते हैं और मीडिया पर भी, प्रिंट पर भी और इलेक्ट्रॉनिक पर भी, ताकि पब्लिक को इस अवेयरनेस देने के लिए कि समपार को जो मानव रहित है उसको पार करने के लिए अगर मोटर वाहन अधिनियम 1988 का है उसका पूर्णतः पालन करना चाहिए, तभी उसकी वजह से दुर्घटना हो रही है। मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुसार जब भी मानव रहित पर किसी भी मोटर वाहन चालक को पार करना है तो उसका बड़ा नियम है कि गाड़ी क्रॉसिंग के सामने आके रुक जाइए, रुक के अपनी सीट पर उतरें, दोनों तरफ से देखें कहीं गाड़ी बाईं और दाईं तरफ से कोई गाड़ी तो नहीं आ रही। जब आप सुनिश्चित करें कि गाड़ी नहीं आ रही तभी पार करें। अगर इस नियम को अवहेलन करते हैं तो आपका रेलवे एक्ट के अनुसार 1999 के अगेंस्ट में उसके अंदर जो भी इस नियम को तोड़ता है उसके लिए प्रावधान है कि 1 साल तक जेल की सजा भी हो सकती है। इसको लोगों को थोड़ा डर भी होना चाहिए। इसके साथ में आज मुझे बड़े दुख की बात है, आज ही सुबह अंतर्राष्ट्रीय संपार दिवस पर आज किच्छा से थोड़ी ही आगे पंतनगर जाते हुई पैसेंजर गाड़ी जा रही थी। एक बोलेरो में 6 लोग सवारी जा रहे थे, जिसमें से चालक और उसका सहचालक दोनों उसी समय उनकी मृत्यु होगी और जो 4 साथी थे उनको भी बड़ी गंभीर चोट है और हॉस्पिटलाइज हैं, अभी भी क्रिटिकल कंडीशन में है। तो मुझे बड़ा दुख है। इस समस्या का कोई निजात नहीं हो सकता जब तक लोगों के, एक तरफ तो लोगों को जागरूकता होनी चाहिए इस पर, दूसरी तरफ रेलवे इस तरह से कर रही कि हर साल हमारे रेल मंत्री ने पूरा प्लान दिया है कि पिछले 5 साल में से जितने भी मानव रहित है किसी भी तरह से हमने बंद करने हैं। पिछले साल हमने इज्जत नगर मंडल में 26 तो मानव रहित हमने बंद कर दिए और 22 ऐसे हैं जो मानव रहित थे उनको मानवित कर दिया, ताकि इस तरह 48 मानव रहित को हमने प्रोटेक्ट किया। पर हर साल कोशिश करते हैं कि 50 हर साल करते हैं, क्योंकि अभी भी 233 हमारे पास हैं और हमारा निर्देश है रेल मंत्री से 5 साल में ये पूरे ख़त्म करना है, ताकि ये इस टाइप की दुर्घटनाएं ना हो पाएँ। ये मानव रहित रेल फाटक की बात आपने बताई, ये ठीक है। अब मैं चाहूँगा, चूँकि आप डीआरएम हैं और ख़ास करके आप आपके मंडल में रेलवे के उसके बेहतरी के लिए एक चारों ओर कोई ना कोई काम किया जा रहा होगा, उसके बारे में थोड़ी विस्तृत जानकारी दें। रेल के जब नई सरकार बनने के बाद भी प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ा नया जोश दिया है लोगों को कि स्वच्छ भारत स्वच्छ रेल, ये नारा दिया है। उसको साथ करने के लिए हम शुरू से ही सबसे जागरूकता हुई है। सब हम स्टेशंस पर हमारे क्लीनिंग कॉन्ट्रैक्ट जिनके नहीं थे करवाए उनके साथ में, और नए शौचालय बना रहे हैं उस बात के लिए, और हर एक प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे कूड़ेदान लगा रहे हैं ताकि यात्री प्लेटफॉर्म पर ना फेंकने पे कूड़ेदान में जाएं। इसको हमने 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर सभी हम लोग अधिकारीगण, कर्मचारी, स्काउट्स गाइड्स, एनजीओस और सांसद लोगों ने भी पूरा इसमें जोश दिया, लोगों के साथ में एक जागरूकता दी कि हम अपना वातावरण, अपने स्टेशन, हमारी गाड़ियों को बिल्कुल स्वच्छ रखें। क्योंकि महात्मा गांधी कहते कि अगर हमारा वातावरण स्वच्छ होगा तभी हमारा मन स्वच्छ हो सकता है, तभी आप अच्छा काम कर सकते हैं।
भगवान महात्मा गांधी तो यहाँ कहते थे स्वच्छता ईश्वरता का ही रूप है, उसमें डिवाइनिटी है, जो ईश्वरत्व उसके अंदर है स्वच्छता में। आप स्वच्छता अगर नहीं करते हैं तो आप ईश्वर के नज़दीक नहीं पहुंच सकते। तो इसके लिए हम पूरा कोशिश कर रहे हैं, 1 साल से हर एक स्टेशनों पर गाड़ियों में सफाई करने की बहुत कर रहे हैं। उसके साथ में जैसे एक समस्या है कि हमारी जो रेल डिब्बों में उनका जो मल मूत्र वो ट्रैक में डाल देते हैं। सुप्रीम कोर्ट का ये भी कानून है कि आप उनमें से कोई मैनुअली उसको नहीं उठा सकते, वो कर भी नहीं सकता। अब उसके लिए एक नया हमने टेक्नोलॉजी शुरू की है, हमारे गाड़ियों में से शुरू कर दिया है। 32 कोच डिब्बों में बॉय टॉयलेट्स लगाया है, जो भी डालोगे बैक्टीरिया अपने आप उसको साफ कर देगा और पानी निकलेगा वहाँ से, इसलिए गंदगी नहीं होगी। तो हम इस तरह से कोशिश कर रहे हैं। एक तो वॉशिंग एप्रन्स हैं, कुछ नए बना रहे हैं, कुछ बॉय टॉयलेट्स लगा रहे हैं, नए स्टेशन एरिया में शौचालय नहीं बना रहे हैं ताकि लोग साफ सुथरा रह सकते हैं। रेलवे ने अपने में बहुत सारे सुधार किए हैं, खास करके जो टेक्नोलॉजी का बहुत कुछ फ़ायदा उठाया भी गया है और आम आदमी को इससे सुविधा भी हो रही है। लेकिन एक बात ये भी देखने में आती है कि जैसे मान लिया जाए कि एक कहा जाता है कि आप SMS करें और आपका PNR नंबर जाता है और उधर से 139 पे अगर आप SMS करते हैं तो रिप्लाई भी आता है, लेकिन उसकी पंक्चुअलिटी या एक्यूरेसी और ख़ास करके ट्रेन जब प्लेटफॉर्म पे आती है उन दोनों में उस तरह की मैंने समानता नहीं होती जैसा वो SMS के द्वारा दिखाया जाता है। इसमें रेल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम अब शुरू हो गया है। आप इंटरनेट पर अगर एक रेल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम भी किया जाए, हालांकि कई बार क्या होता था, बहुत सारे डिवीज़न्स अपने पंक्चुअलिटी को रिकॉर्ड ठीक करने के लिए 10-15 मिनट 20 मिनट गलत लिखते थे, पर अभी थोड़ा सख्ती हुई है ऊपर रेल मंत्रालय से। अब कोई भी 2 मिनट से ज़्यादा भी गलत नहीं लिखते। जब भी गाड़ी में स्टेशन पर रिपोर्ट किया वो उसमें कंप्यूटर ले लेता है, तो उसमें कोई गलत नहीं। आज की अगर पहले जो समस्या थी पिछले 2 महीने से, अब देखिए आपको जो वो देता है रेल इंक्वायरी सिस्टम, रेल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम, वो टाइम बिल्कुल बताएगा किस स्टेशन से रिपोर्ट पर या कितनी देर में आने वाली है, कितने किलोमीटर दूर आने वाली बची है, ये इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। बाकी तो एस्टिमेट होता है कि इसमें 1 घंटे बाद आएगी या रास्ते में आधा घंटा भी लग सकता है, ज़्यादा भी लग सकता है। इट डिपेंड्स कि रास्ते में कुछ गाड़ी रुक गई किसी और वजह से। बट आज की पोजीशन पता चलेगा गाड़ी कितनी दूर है आपके स्टेशन से। आपने जो बात बताई, आप DRM हैं और ख़ास करके मैं बरेली की बात करूं, बरेली को एक दूसरा पर्यायवाची अगर कहें कि यह फाटकों का शहर है तो कहना कोई अप्रासंगिक नहीं होगा। और ये फाटक यहाँ के लोगों के लिए अपनी बहुत बड़ी समस्या है, खास करके ट्रैफिक के लिए। इस दिशा में रेलवे के द्वारा क्या किया जा रहा है? और ख़ास करके कई बार ये देखा जाता है कि पार्टिकुलरली जो फाटक हैं वहाँ पर जो गड्ढे काफ़ी हैं या इसके अलावा वहाँ पे रेल के जो कुछ जो आपके स्लैब होते हैं वो पड़े रहते हैं, जिससे आए दिन लोगों को दिक्कतें होती हैं, बाइक वालों को दिक्कत होती है, ऑटो वाले उलट जाते हैं। और ऐसी स्थिति में रेल को भी चाहिए कि अपनी तरफ से कुछ करे, क्योंकि सिर्फ ये करना कि रोड बनाने का काम सिर्फ PWD से जुड़ा हुआ है, क्या ये उचित नहीं होगा? बात ठीक है कि हमारे रेलवे फाटक एरिया में ज़्यादातर आपको वो जगह मिलेंगे जिस जगह में हम नया ROB रोड ओवर ब्रिज जहाँ बन रहा होता है उस कंस्ट्रक्शन की स्टेज में ज़रूर 1 साल जब तक प्रोसेस नहीं होती कुछ ना कुछ लोग सामान रखना नहीं चाहिए, उनको एक जगह पर रख के होना चाहिए। तो जब तक क्या होती है म्यूनसिपैलिटी या सिविल सरकार क्यों कहते हैं अब तो ये सड़क अब बंदी होने वाला है प्लेटफॉर्म, अब इस पर क्यों रिपेयर करें, उसको रिपेयर नहीं कर पाते, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा ख़राब लगता है। पर वो हमारे क्षेत्र के बाहर का एरिया हो जाता है, उसमें हम कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते। हाँ, पर हमारी कोशिश है कि जो ROB बन रहे हैं वो जल्दी से जल्दी बने। हमारे बरेली ही इसी साल में अभी रिसेंटली कुदेसिया भी पूरा किया है, इसके पहले हार्टमैन स्टेशन किया है, किला है, 3 जगह पर हमें एक समस्या आई है कि जब भी ये ROB जब बनाने का था इसमें एक था कि आधा शेयर गवर्नमेंट का होता है, आधा रेलवे का होता है। पर उसकी कंडीशन ये होती है, रेलवे को उसका फ़ायदा यही होता है, इसलिए बंद कर आधा पैसा देते हैं बनाने के लिए कि हमको लेवल क्रॉसिंग हम बंद कर देंगे, क्योंकि हम एक मैंड लेवल क्रॉसिंग पर हमारे 3 आदमियों की कॉस्ट होती है। हमेशा 24 घंटे कोई ना कोई ड्यूटी पर 4 लोग रहते हैं, बल्कि छुट्टी पर भी रहते हैं। 4 आदमियों की इसकी 35 साल की लगातार उनके धन का काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। पर अभी बरेली में हमने समस्या ये देखी है कि हमने
आरओबी बन भी गया हार्टमैन के लिए, लेवल क्रॉसिंग लोगों अभी नहीं बंद करने दिया, अभी भी स्ट्रेस पास हो रहा है, अनऑथोराइज चला रहे हैं, हमेशा एक खतरा है दुर्घटना का। दूसरी बात, उसको दुर्घटना को रोकने के लिए हमने उस हार्टमैन में चलने से पहले हम उस गाड़ी के लिए गाड़ी बिल्कुल रोक लेते हैं, ज़ीरो रोक के हॉर्न करके दोबारा बड़ी स्लो स्पीड पर चलाते हैं ताकि दुर्घटना न हो। इस वजह से हमको हर एक गाड़ी 5 मिनट ज़्यादा लेट होती है। आपने जो बात कही खास करके खतरा, और खतरा लाल से जुड़ा हुआ होता है। एक बच्चा मैंने बचपन में स्कूल में कहा था कि लाल रंग का अर्थ है कि खतरा, हरा का अर्थ है कि आप जा सकते हैं। और ख़ास करके बरेली शहर में एक लाल फाटक है, आपने भी शायद नाम सुना होगा, और वो कैंट से होकर गुजरता है और बदायूं रोड पे पड़ता है। इस लाल फाटक के बारे में अभी समाचार पत्र में भी आया था कि माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने भी रेलवे मिनिस्टर को एक लेटर भेजा है कि लाल फाटक पे पुल बने। इसके संबंध में ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन क्या है? ये जो लाल फाटक बन रहा है ये बरेली जंक्शन और चन्नहटी के बीच में है। ये जो एरिया मुरादाबाद मंडल का है, पर इसके बारे में ये है कि इसकी बहुत ज़रूरत है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि हाई ट्रैफिक है वहाँ पर, उस पर बहुत चाहिए इसके लिए रोड ओवर ब्रिज चाहिए। अब इसमें प्रपोज़ल आती है यूपी सरकार से, फिर उसमें रेलवे बोर्ड से उसको एक्सेप्ट करते हैं कि आधा पैसा हमने भी इसको बेयर करना होता है। अभी लास्ट ईयर तक ये प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं हुई है। अगर मुझे ये पता नहीं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार ने ये प्रस्ताव दी है कुछ कि नहीं, तो मुरादाबाद डिवीज़न उसको प्रोसेस करेंगे तो रेलवे बोर्ड से मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए। क्योंकि मैंने जो बात आपको बताई है, हाल ही में समाचार पत्र में आया था कि माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने बेसिकली रेलवे मिनिस्टर को ये लेटर सौंपा है, और चूंकि प्रेस में आया था और ये फैक्ट ही रहा होगा। नहीं होगा, बिल्कुल मेरा ख्याल है कि अगर उत्तर प्रदेश सरकार उसको तैयार है तो मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं। अभी श्री मनोज सिन्हा जी, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट रेलवे वो भी आए थे, उन्होंने भी इसका जिक्र किया है, वो भी इसके जागरूक हैं, वो भी जल्दी बनाना चाहते हैं। मुझे लगता है साल में स्वीकृत हो जाना चाहिए, क्योंकि जनता यह बात सुनते सुनते उन लोगों को लगता है कि 20-22 साल से तो हम लोग यही सुन रहे हैं कि ये लाल फाटक बनेगा बनेगा बनेगा, और पहले कुछ बातें कैंट को लेकर कही जाती थी, दूसरी ओर रेलवे को लेकर कही जाती थी, तीसरी बात लोकल प्रशासन यानी स्टेट गवर्नमेंट को लेकर कही थी। लेकिन अभी तक मुझे लगता है कि आपने भी जैसी बात बताई उस हिसाब से अभी कोई कंक्रीट वे में प्रस्ताव की स्टेज में है। क्योंकि अभी इसमें नियम ये है कि जिस TVU जिस गाड़ियों में और आपके जो व्हीकल्स जितने गुना करते हैं, जिनके 1 लाख से ज़्यादा होता है, वहाँ पर एक ROB बनना जाना चाहिए, ये नियम है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि 1 लाख से ज़्यादा है लाल फाटक में, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर उत्तर प्रदेश से प्रस्ताव आ गई तो रेलवे बोर्ड जाएगा और कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। साल प्रस्ताव होगा तो एक्चुअल उसका निर्माण अगले साल हो पाएगा। ये DMU वगैरह और जो फैसिलिटीज़ है, इसके बारे में कुछ बताएंगे आम जनता के फ़ायदे के लिए? हाँ, हमारे राज्य रेल मंत्री श्री मनोज सिन्हा ने अभी शिलान्यास किया इसके लिए, डेमो के लिए। इसका एक बहुत फ़ायदा है कि जो लोकल पैसेंजर गाड़ियां हैं, इनको बनाने के लिए हमारे इज्जत नगर में 10 रेक यहाँ मेंटेन करेंगे, 8 डिब्बे वाले। उसकी कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है 12 डिब्बे वाली पैसेंजर गाड़ियों में। इसमें कई फ़ायदा है, क्योंकि एक तो बड़ा नॉर्मल जो कन्वेंशनल गाड़ियों में लगाते हैं, एक इंजन लगा होता है, उसके पीछे 12 डिब्बे लगे होते हैं। इंजन में फ्यूल भी काफ़ी ज़्यादा लेता है। ये जो डेमो में लगता है, दोनों तरफ मोटर लगी होती है, जैसे बस जैसी लगी है दोनों तरफ से, तो इसका जो डीजल की काफ़ी कम लगता है, आधा लगता है, आधे से भी कम लगता है उसमें, और स्पीड भी बहुत कम समय में। दूसरी बात है स्पीड में, जब हम बड़ी जल्दी पिकअप करते हैं, जैसे बस जल्दी पिकअप कर सकती है, स्पीड से पिकअप कर लेते हैं। तभी आप अगर हम मान लो कि काशीपुर से यहाँ तक चलते हैं, अगर 3 घंटे में 3.5 घंटे लगते हैं, आधा पौना घंटा टाइम बच जाएगा इस बात के लिए, स्पीड भी बढ़ेगी। और दूसरी बात कि जब हम नए इंजन स्टेशन पर पहुँचते हैं, रिवर्स करने के लिए 20-25 मिनट तो इंजन को रिवर्स करने में लग जाता है, तो 5 मिनट में वापस आ सकती है, वहाँ भी टाइम बचता है। तीसरी बात है कि पर्यावरण के लिए अच्छा है, बिकॉज जब डीजल कम लगा हमको फ़ायदा अच्छा है इस बात के लिए, और आपको सर्विस फास्ट मिलेगी। और इसकी और इंटरेस्टिंग है कि इससे इन्वेस्टमेंट भी कम है।
इंजन ज़्यादा महंगा है, ये सस्ता है उससे। तो रेलवे को इकोनॉमिकल भी है। तो इसी के लिए डायरेक्शन में बन रहा है कि इज्जत नगर मंडल से अब से शिलान्यास है तो 2 या 3 साल के अंदर ये काम पूरा हो जाएगा, तो हम कन्वेंशनल गाड़ियों से बनेंगे और लोगों को ज़्यादा स्पीड है, अगर जो 4 गाड़ियाँ चलाती हैं 8 चला सकते हैं उस जगह के लिए, स्पीड से जल्दी निकाल सकते हैं, तो पैसेंजर्स के लिए ज़्यादा फ्रिक्वेंसी बढ़ जाएगी। रेलवे एक बहुत बड़ी इकाई है और इसमें खास करके यूनियन और बहुत बड़ा मैंने एम्प्लॉइज़ यूनियन है। वैसी स्थिति में आप एज ए DRM आप अपने को कहाँ तक कंफर्टेबल फील करते हैं? देखो, एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जैसे रेलवे में हमारे ही 10,000 से ज़्यादा कर्मचारी हैं, उनकी बहुत सारी समस्याएं होती हैं। किसी सुपरवाइज़र्स, कोई बाबू स्टाफ है जिनको जो चीज़ें मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती हैं, उनकी ज़रूर समस्याएं हैं। हर एक 10 या 12,000 कर्मचारी वो सीधे मंडल रेल प्रबंधक के पास नहीं जा सकते हैं, तो उनकी जो समस्याएं हमारे पर पहुंचाने के लिए मीडिया अच्छा रोल करती हैं, यूनियंस, हम बात करते हैं और मुझे इसका कोई नेगेटिव नहीं लगता, ये पॉजिटिव है क्योंकि हमारा संबंध उनके थ्रू कर्मचारियों की समस्या को हम सेवा कर सकते हैं, बेटर सर्विस कर सकते हैं। आपने भी मीडिया की बात कही, मैं ऐसी स्थिति में भी जानना चाहूँगा कि आप मीडिया के थ्रू आम जनता से आप क्या उम्मीद करते हैं, उनसे क्या क्या अपेक्षाएं रखते हैं ताकि उनको आप सीधे तौर पे संबोधित करें? हम सबसे ज़्यादा मीडिया आजकल समाज में हर एक क्षेत्र में, चाहे वो रेलवे हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे शिक्षा इशू हो, हर एक चीज़ के लिए सबसे जो 4th स्टेट है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया या सोशल मीडिया, हाँ, सोशल मीडिया एक नया आयाम हो गया है, ये बहुत इफ़ेक्टिव है। जैसे अभी आपने कहा, एक हम नुक्कड़ नाटक करते हैं, गुड़गुड़ी से करते हैं, पैम्फलेट से कितने लोगों को पहुंचा सकते हैं। जब आप बताते हैं, दूरदर्शन या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रेस में बताते हैं, वो लोगों को ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं। और जो अगर शिकायतें भी हैं, अगर हमारी सर्विस में कमी है, वो भी जब हमको बताए तभी हम उसको ठीक कर सकते हैं। हम हर एक स्टेशन, हर एक चीज़ हम देख भी नहीं पाते, तो मैं भी उसको एक, अगर नेगेटिव नहीं, उसको भी हमारा पॉजिटिव मानता हूं। आम आदमी से आप क्या उम्मीद करते हैं जो आप मीडिया के द्वारा उनसे कहना चाहते हैं? मीडिया से हम चाहते हैं कि मीडिया नहीं, आम आदमी से। आम आदमी चाहता है कि गाड़ी जल्दी से स्टेशन पर पहुंचे। मैंने ज़्यादातर मैं भी इंटरेक्ट किया इसी पखवाड़ा के दौरान में, बहुत गाड़ियों में खुद पैसेंजर से पूछने की कोशिश की, आपको रेलवे की क्या समस्याएं दिखती हैं। तो काफ़ी लोगों ने बताया कि हमारी पैसेंजर गाड़ियों में हमें भीड़ है, बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडिंग है, क्योंकि हम ठीक बैठ नहीं सकते, इतनी ओवर क्राउडिंग है गाड़ियों में। तो इसका तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से हम हर एक जो पैसेंजर गाड़ी में 1-1, 2-2 डिब्बे और लगाएं ताकि भीड़ कम हो। दूसरी, पंक्चुअलिटी, उस हर एक आदमी उस समय पर पहुंच जाऊं, तो हमारा प्रयास तो यही होता है समय पर पहुंचे, पर किसी टेक्निकल वजह से कभी इंजन फेल हो गया, कभी तो कुछ वजह भी हो सकता है, तकनीकी दिक्कतें हो सकती हैं। तो पर हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि गाड़ी समय पर पहुंचे। पर इस मामले में बताना चाहता हूं कि इज्जत नगर मंडल का रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है। हमारी इस साल अभी तक 95% गाड़ियां समय पर पहुंच रही हैं, ये जो रिकॉर्ड है, जबकि भारतीय रेल की, ये बाकी मंडलों की ऐसी स्थिति नहीं है। उनकी 70-72% ही गाड़ियां ही समय पर पहुंच पाती हैं। इज्जत नगर मंडल को ये खुशी है कि हम सबसे आगे हैं इस मामले में। बरेली में को एक अच्छा मौका मिला और बरेली के लोगों को खास करके कि जो यहाँ पर डबल डेकर चली है और इसको बहुत लोगों ने उत्साह के साथ इसको एक्सेप्ट किया है, और ये डबल डेकर जो चल रही है, मान लीजिए, तो इसके जो दिन है अभी शायद कुछ कम है, आगे आने वाले दिनों में क्या उम्मीद की जाए इन जनरल? डबल डेकर, बिकॉज आप हमारे शायद रेल मंत्री ने बताया कि अभी हमारी भीड़ की क्यों है, हमारी कैपेसिटी कम है। अब अगर अब तो बहुत सारी गाड़ियाँ सेक्शन में डालने के, अब मान लो लखनऊ और दिल्ली के बीच में हर शाम को 20-20 मिनट में गाड़ियाँ चलती हैं और उसमें नई गाड़ियाँ नहीं डाल सकती, तो इसके लिए चाहते हैं कि गाड़ियों की कैपेसिटी बढ़ाए। रेल मंत्री ने कहा है जितनी भी हमारी मेल एक्सप्रेस गाड़ियाँ हैं, जिनमें 22 हैं, उनको 2-2, 4-4 जनरल्स और डाल दिया डिब्बे, नई गाड़ी तो नहीं, डिब्बे एक्स्ट्रा लगा दो। इसीलिए शायद रेल मंत्री ने नई गाड़ियाँ कम की हैं ताकि कैपेसिटी थ्रू निकल जाए ज़्यादा से। तो भीड़ को करना सबसे जरूरत है। डबल डेकर इसी डायरेक्शन में है कि सेम रूट के थ्रू डबल नंबर ऑफ पैसेंजर्स वहाँ से मूव कर सकते हैं। एक बात कई बार देखने में आती है, खास करके रेल नीर को लोग बड़े विश्वास के साथ लेते हैं, लेकिन अमूमन ये प्लेटफॉर्म पे या ट्रेन के भीतर भी देखा गया कि रेल नीर
उपलब्ध नहीं हो पाता, इसके पीछे वास्तविक वजह क्या है? रेल नीर हम जो कुछ जगह हो सकता है सप्लाई कम की है, कुछ हमारे इज्जत नगर मंडल में तो हमने सुनिश्चित किया है कि हमारे जितने भी स्टेशनों पर है सबको रेल नीर हम इंस्पेक्शन में देखते सबके पास है। कई बार वो सोचते हैं कि उसमें रेल नीर के पानी से दूसरे में ज़्यादा प्रॉफिट दिखता है तो लोग कोशिश करते हैं दूसरे बेचने के, उनमें से कई डुप्लीकेट भी वो बेचने की कोशिश करते हैं। आपने जो बात कही, अब इसको अगर हम फैक्ट माने तो कहीं ना कहीं इसमें राजस्व का घाटा खास करके सरकार को होता है और उसे इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं से जनता सफ़र करती है। तो इसको रोकने के क्या उपाय हो सकते हैं और क्या होना चाहिए? हम एक रेगुलर स्टेशन पर चेकिंग करते हैं, हमारे केटरिंग स्टाफ दूसरे से भी स्टेशन पर जाते हैं, हम देखते हैं आपका जो क्या क्या खाद्य और पानी की चीज़ें क्या सप्लाई करते हैं वो जेन्युइन है या नहीं। पानी है तो रेल नीर का होना चाहिए और बाकी अगर कोल्ड ड्रिंक्स हैं या बाकी और खाने की चीज़ें हैं वो प्रॉपर जो ब्रांडेड जो परमिटेड है वही हैं, दूसरे तो नहीं कहीं। और अगर जो कुकिंग मटेरियल है जैसे समोसा बना रहे हैं, पूरी बना रहे हैं, तो वो पूरा कवर्ड होना चाहिए, उनका लाइसेंस देखना चाहते हैं। ये चीज़ हम कोशिश करते हैं इस बात के लिए, इंस्पेक्शंस करते हैं इस बात के लिए। जिंदल साहब, आपने आज अपने व्यस्त कार्यालयी समय के अलावा आपने समय दिया और ख़ास करके ये जो पखवाड़ा चल रहा है और जिसमें मानव रहित फाटक की बात की और रेलवे से जुड़ी हुई साफ़ सफाई की बात की और ये रेल नीर की भी हम लोगों ने बात की, इन सब जिन सारे एस्पेक्ट्स पे आपने जो बातें बताई ये इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। और बस इसी की तरह मैं आपके लिए धन्यवादी हूँ क्योंकि ये चीज़ें मीडिया तक पहुँचेंगी, जनता तक पहुँचेंगी तो हम उनकी बेटर सर्विस दे सकते हैं। थैंक यू।